नमस्कार। आगामी लोकसभा चुनाव पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम आम चुनाव 2024 राज्य नीति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं लालचंद्र सिंह। राज्य नीति यानी कि राज्यों की चुनावी राजनीति, यानी कि अलग अलग राज्यों में क्या है इस बार के आम चुनाव के समीकरण। इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करते हैं हर रोज किसी एक राज्य में चुनावी हलचल और स्थिति की। तो आज के अंक में बारी है पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड की। आइए शुरुआत कर लेते हैं जानकारी और विश्लेषण से भरपूर कार्यक्रम राज्य नीति की। जी तो लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सभी राज्य पूरी तरह से तैयार हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में एनडीए का मुकाबला सीधे तौर पर विपक्षी गठबंधन इंडी से होने जा रहा है। यही कारण है कि अब पार्टियों का फोकस उत्तर और दक्षिण के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में देखने को मिल रहा है। लोकसभा चुनाव की सियासी गणित में पूर्वोत्तर की सभी सीटें अपना अलग महत्व रखती हैं। यहाँ पर 8 राज्यों में कुल 25 लोकसभा सीटें हैं। बीजेपी ने आगामी लोकसभा चुनाव में नागालैंड में सहयोगी दलों के उम्मीदवारों को समर्थन देने की घोषणा की है। पार्टी नागालैंड में एनडीपीपी के लोकसभा उम्मीदवार को समर्थन देगी। नागालैंड लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार एस सुपोंगमेरिन जमीर ने नामांकन दाखिल कर दिया है। नागालैंड की एकमात्र लोकसभा सीट पर मौजूदा समय में नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यानी एनडीपीपी की सत्ता है और तोखे हो येप्थोमी यहां से जीतकर संसद पहुंचे थे 2019 में। 2014 लोकसभा चुनाव की बात कीजिए तो नागालैंड लोकसभा क्षेत्र से नेफ्यू रियो का निर्वाचन हुआ था। एनपीएफ उम्मीदवार नेफ्यू को 7.13 लाख वोट मिले थे। उन्होंने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस उम्मीदवार के वी पोसा को 4 लाख से भी ज्यादा वोटों से हरा दिया था। और साल 2019 की बात हम कर रहे थे तो उसमें उस चुनाव के उलट नागालैंड की एकमात्र लोकसभा सीट पर सत्तारूढ़ नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यानी एनडीपीपी, कांग्रेस और एक निर्दलीय उम्मीदवार के बीच त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना। इस बार एनडीपीपी ने चुम्बेन मुरी को नामांकित किया है। कांग्रेस के उम्मीदवार एस सुपोंगमेरिन जमीर ही हैं और हेइथुंग तुंगो लोथा निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। तो संसदीय चुनाव में पहली बार उतरे मुरी, जो राज्य के पूर्व मंत्री भी हैं, एनडीपीपी के नेतृत्व वाले पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस यानी पीडीए के संयुक्त उम्मीदवार हैं। और नागालैंड की राजनीति पर आज हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन सबसे पहले कुछ आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं और उसके बाद फिर अपने खास मेहमानों से भी चर्चा में जुड़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वहां पर जनसंख्या की। तो नागालैंड की जनसंख्या की अगर बात करें तो 2011 की जनगणना के मुताबिक वहां पर 19.79 लाख कुल जनसंख्या है। पुरुष 10.24 लाख हैं, महिलाएं 9.53 लाख हैं। और ये आंकड़े 2011 के हैं, ये याद रखिएगा, क्योंकि उसके बाद से फिर कोई जनगणना के आंकड़े नहीं आए हैं। तो ये जनसंख्या और जनगणना के जो आंकड़े हैं वो साल 2011 के हैं। और अब बात कर लेते हैं साक्षरता दर की कैसा साक्षर राज्य है। तो राष्ट्रीय औसत जो 72.98 है उससे ज़्यादा है वहाँ पर 79.55%, जिनमें पुरुष 82.75% और महिला 76.11% वहाँ पर साक्षर हैं। तो ये औसत दर जो है उससे ज़्यादा है। आप देख लें 73% के आसपास औसत दर है और करीब करीब 80% नागालैंड में। और अब देखिए कि वहाँ पर मतदाताओं की संख्या कितनी है। कुल मतदाता हैं 13.08 लाख, पुरुष हैं 6.48 लाख। एक और बड़ी बात यहाँ पर भी कि महिलाएं यहाँ ज़्यादा हैं, 6.52 लाख वोटर हैं और थर्ड जेंडर के भी 3 लोग हैं। और ये आंकड़े जनवरी 2024 के हैं, यानी करीब करीब 2-3 महीने पहले के आंकड़े हैं। तो इसमें कुछ संशोधन हो सकता है, कुछ सुधार हो सकता है। और अब देख लीजिए कि नागालैंड में प्रमुख दल कौन कौन से हैं। तो आप देख लीजिए राष्ट्रीय पार्टियों की बात अगर पहले कर लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। और जो वहाँ पर क्षेत्रीय दलों में बात करें तो जो सत्ताधारी एनडीपीपी है वो है एनपीपी, वहाँ की रीजनल पार्टी, और एनपीएफ। ये 5 मोटे तौर पर बड़ी पार्टियाँ हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी का एनडीपीपी के साथ गठबंधन भी है और वो उनके उम्मीदवार को लोकसभा में तो समर्थन दे ही रहे हैं, राज्य में भी जो सरकार बनी है उसमें भी शामिल है। तो अब हम जुड़ते हैं अपने खास मेहमानों से और चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ रविशंकर रवि, जो कि एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं दैनिक पूर्वोदय के,
पूर्वोत्तर के मामलों को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत रविशंकर रवि जी। और साथ में हमारे साथ दीपक दीवान जी भी, वरिष्ठ पत्रकार जो कि पूर्वोत्तर मामलों के विशेषज्ञ हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए। बहुत बहुत स्वागत दीपक दीवान जी आपका भी। मैं आज शुरुआत करता हूं रविशंकर रवि जी आपसे। नागालैंड में अभी जो हमने बात की, तो बीजेपी ने अपना कैंडिडेट तो दिया नहीं है, एनडीपीपी के कैंडिडेट को समर्थन दिया है, कांग्रेस का कैंडिडेट है और एक इंडिपेंडेंट है। इस बार वहां की ये तिकोनी लड़ाई आपको कैसी दिख रही है रविशंकर रवि सर? देखिए, जो नागालैंड का जो मिजाज है और जो जिस तरह के अनुभव बताते रहे हैं कि वहां पर एनडीपीपी को बढ़ाते, चूंकि देखिए पूर्वोत्तर राज्यों में, ज्यादातर पूर्वोत्तर राज्यों में ये है कि जहां पर राज्य सरकार है या केंद्र में सरकार है तो आमतौर से उसी दल के उम्मीदवार को ज्यादा महत्व मिलता है। बिल्कुल। और एनडीपीपी वहां पर बहुत मजबूत स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी ने उसका समर्थन कर दिया है। और एक चीज और आपको बता दूं कि कांग्रेस का जो बेस रहा है सबसे ज्यादा, वो ईस्टर्न नागालैंड में रहा है। जमीर, एससी जमीर वहां के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और कांग्रेस के कई दशकों तक कद्दावर नेता थे। बिल्कुल। उसके बाद कांग्रेस उस ढंग से कोई विकल्प, अपना लीडरशिप डेवलप नहीं कर पाई। और ईस्टर्न नागालैंड ने इस बार लोकसभा चुनाव के बाइकॉट का फैसला ले लिया है, क्योंकि उनका है कि फ्रंटियर नागालैंड टेरिटरी के सवाल पर उनका गृह मंत्रालय के साथ कुछ बातचीत चल रही थी और वो जब उसमें देर हुई तो अभी उन्होंने उसको ये किया है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो जो कांग्रेस का जो मेन बेस था, जो सबसे ज्यादा जनाधार जहां पर है, वहां पर ये स्थिति, तो ऐसे में कांग्रेस के लिए सोचना होगा और इंडिपेंडेंट भी बहुत दिक्कत है। तो मुझे ये लगता है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि नागालैंड में कौन जीते कौन हारे, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि नागालैंड जैसे राज्य में चुनाव को लेकर एक उत्साह है, खास करके युवा पीढ़ी है, जो ऐसा पहले नहीं होता था। लेकिन युवा पीढ़ी अपने मतदान को लेकर इतना ज्यादा उत्साहित है। और जिस ढंग से, हालांकि यह है कि पहाड़ी राज्यों में उस ढंग के प्रचार जोर शोर नहीं होते हैं जी। सब उम्मीदवार ज्यादातर डोर टू डोर कैंपेन करते हैं या सामुदायिक मीटिंग करते हैं। लेकिन नागालैंड का माहौल बहुत ही अच्छा है और ये राष्ट्रीयता के लिए बहुत अच्छी बात है, लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है, राष्ट्रीयता के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत अच्छी बात है। मैं लौटता हूँ आपके पास दीपक दीवान सर। एक बात जो अभी रविशंकर रवि सर कह रहे थे और हमने भी देखा है कि कांग्रेस वहां पर लंबे समय तक सत्ता में रही, ठीक, उसके बाद जैसा उन्होंने कहा कि एससी जमीर के बाद कोई बड़े नेता कांग्रेस के वहां उस तरह के नहीं हुए और हम देख रहे हैं कि अब एनडीपीपी जैसी पार्टियां जो हैं, क्षेत्रीय दल हैं, उनका वर्चस्व वहां पर दिखाई पड़ता है। क्या आगे चल करके राष्ट्रीय दलों के लिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, उनके लिए आपको नागालैंड में संभावना दिखाई पड़ रही है? आप अगर पिछला असेंबली इलेक्शन देखें, उसमें कांग्रेस पार्टी को छोड़ के बाकी जिन पार्टियों ने अपने कैंडिडेट खड़े किए थे, टीएमसी हो या एनपीपी हो या जेडीयू हो या अठावले जी की आरएसपी पार्टी हो, वो भी जीत गई थी। कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई थी असेंबली में। तो मेरे कांग्रेस का तो वजूद नागालैंड में खत्म हो चुका है। मुझे याद है 2015 में जब कांग्रेस के 6 विधायक थे जी, ये 6 के 6 विधायक उस टाइम रूलिंग पार्टी में मर्ज हो गए अपने बैंड एंड वैगन के साथ। मतलब वो ऑफिस कार्यकर्ता, प्रेसिडेंट, ये वो सब उसको लेके अपने आप को उन्होंने, कांग्रेस का तो वजूद उस दिन खत्म हो गया था 2015 से। बिल्कुल। उसके बाद कांग्रेस कभी दोबारा नागालैंड में उठ नहीं पाई है आज तक। तो ये जो, और भारतीय जनता पार्टी की संभावना पर अगर बात करें, जिस तरह से कि भारतीय जनता पार्टी ने वहां क्षेत्रीय दल के साथ अलायंस किया, गठबंधन किया, बहुत सारी सीटें भी जीती 2 बार लगातार। जी, वो तो उनका प्री पोल अलायंस किया हुआ है। उसमें कांग्रेस ने, ये भारतीय जनता पार्टी ने 20 सीटों पे लड़ने का निर्णय लिया था। 40 सीटें जो एनडीपीपी रूलिंग पार्टी हैं, दोनों हैं, कोalition गवर्नमेंट है इस टाइम, उन्होंने 40 सीटों पे सीटें इलेक्शन लड़ा था। तो उसके बाद भी एक गठबंधन
बिल्कुल स्ट्रांग चल रहा है उनका कोalition गवर्नमेंट जी। इनका आपस में ये भी फैसला हुआ था कि राज्यसभा की सीट पे बीजेपी महिला उम्मीदवार पहली बार जीती थी, कोई महिला नागालैंड से राज्यसभा सीट पे, वो बीजेपी के कैंडिडेट हैं। तो उसी टाइम ये डिसाइड आपस में फैसला इन्होंने अंदर में ले लिया था कि लोकसभा में हम कैंडिडेट करेंगे, ठीक है, तो आप हमें सपोर्ट करिएगा। और वही तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वही हाँ। जी वही हो रहा है। देखिए ये तो पूरे नॉर्थ ईस्ट में रीजनल पार्टीज के साथ अलायंस है, बिल्कुल वो जो लाइन है सबका, सही बात है। कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से कर रही है, मिजोरम में भी कर रही है इसी तरह से, मणिपुर में भी, या कई जगहों पर इस तरह, मेघालय में भी। मैं लौटता हूं आप दोनों के पास और लौट करके हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे और नागालैंड के चुनावी समीकरण को आप दोनों के जरिए और समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा कुछ आंकड़े दिखाते हैं नागालैंड लोकसभा सीट से जुड़े हुए आंकड़े। तो नागालैंड लोकसभा चुनाव में देख लीजिए कि लोकसभा की सीटें जो हैं वो कुल सीट 1 हैं, जिसमें कि वो पूरी की पूरी यानी कि एक सीट जो है वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है और बाकी किसी के लिए, ना सामान्य के लिए ना अनुसूचित जाति के लिए। जाहिर सी बात है कि एक सीट है तो वो अनुसूचित जनजाति के लिए ही आरक्षित सीट है। 2019 में देखिए इस सीट को एनडीपीपी ने जीती थी और उसके बाद तो फिर किसी के लिए कोई गुंजाइश थी नहीं, तो एनडीपीपी ने ये सीट जीती थी। और हम आपको बता दें कि एनडीपीपी भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी है, दोनों की वहाँ पर राज्य में सरकार भी चल रही है, गठबंधन की सरकार। और ये जैसा कि अभी हमारे एक्सपर्ट बता रहे थे कि ये चुनाव पूर्व गठबंधन होता है एनडीपीपी और बीजेपी का। वोट शेयर पर नजर डालिए, एनडीपीपी 49.81 यानी कि देखिए करीब करीब 50%। कांग्रेस भी कम नहीं है 48.21%, बस थोड़ी सी ही कम है। बाकी जो अन्य हैं वो 0.46 और एक और पार्टी जो वहाँ पर एनपीपी है वो 1.49। तो बहुत ही कांटे का मुकाबला हुआ होगा, 2019 में हुआ था ये, जब कांग्रेस के उम्मीदवार हार गए थे और एनडीपीपी ने ये सीट निकाल ली थी। तो ये वोट प्रतिशत क्या कहता है और इस वोट प्रतिशत के आधार पर अगर देखें तो इस बार की संभावना क्या बन रही है। जुड़ते हैं अपने दोनों मेहमानों से एक बार फिर से और उसके बाद इस पर बात करते हैं। रविशंकर, रवि सर, ये वोट प्रतिशत क्या कह रहा है? बहुत ज़्यादा तो अंतर 2019 में था नहीं, तो कांग्रेस के लिए भी ये बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है कि वो उस अंतर को पाट ले। आप अगर पिछले चुनाव के वोट प्रतिशत की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, अंतर कोई बहुत ज्यादा था नहीं। हाँ। जो मैंने चर्चा की कि कांग्रेस के साथ जो उसका जो बड़ा बेस रहा है ईस्टर्न नागालैंड, और अगर वहाँ के लोग बायकॉट करते हैं तो फिर कांग्रेस के लिए दिक्कत होगी। और दूसरा देखिए, नेफ्यू रियो आज के दिन में नागालैंड के सर्वमान्य नेता है, एनडीपीपी के हैं, मुख्यमंत्री हैं। पहले ये एनपीपी में थे लेकिन वहां पर फिर कुछ दलीय दिक्कत हुई, उन्होंने पूरी पार्टी नई पार्टी बना ली। तो नेफ्यू रियो के सामने वहां पर किसी दूसरे को चलना बहुत मुश्किल होता है। और कांग्रेस के साथ दिक्कत ये है कि वो जो नेतृत्व का जो सवाल है और फिर वो जो एक कैडर तैयार करना, और एक लंबे समय तक कांग्रेस एक स्थिति में थी, लेकिन ऐसा कांग्रेस खत्म नहीं हुई है, ये कहना भी गलत होगा कि कांग्रेस खत्म हुई है, लेकिन मुकाबले में नागालैंड में मुझे कांग्रेस नहीं दिख रही। और जैसा कि पहले बातचीत भी हो रही थी कि नागालैंड में महिलाओं की राजनीतिक समझ तो पहले से थी, अब उनको अधिकार मिलने लगे हैं। इस बार नागालैंड में पहली बार 2 महिलाएं चुनकर आई। हाँ बिल्कुल, इसकी बड़ी चर्चा हुई थी। हाँ। अगर आप पूर्वोत्तर के जनजातीय जीवन में देखिए तो महिलाओं को समान बराबरी का दर्जा हर चीज में, लेकिन राजनीति में उन्हें लंबा संघर्ष करना पड़ा। पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए एक लंबे समय तक वहां की महिलाओं ने आंदोलन किया। अब जाकर इस बार 2 महिला चुनकर आई है। तो निश्चित रूप से ये सारी चीजों को समझने की जरूरत है कि जो नागालैंड का जो इतिहास रहा है लंबा, और उसमें किस ढंग से बदलाव आ रहा है और रचनात्मक बदलाव आ रहा है। ठीक है। यह और वहाँ की जो युवा पीढ़ी है वह काफी सिंसियर है, काफी संवेदनशील है। जी। जब कहीं कुछ गलत होता है तो तुरंत लोग सड़क पर भी आ जाते हैं
और कुछ अच्छा होता है तो सारे लोग एकजुट हो जाते हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में, और जिस ढंग से नागालैंड में डेवलपमेंट हुआ है, अब कोहिमा राजधानी के पास रेलवे लाइन पहुंचने वाली है, वहां तक पहुंच गई है। पहले दीमापुर और कोहिमा के बीच सड़क यात्रा करनी एक महाभारत की स्थिति थी। अभी वहां पर पहले मैंने 6 घंटे लगते थे, अभी 2 घंटे में आप वहां पर वो यात्रा कर सकते हैं। अब सड़कों को सामान्य बनाया गया है, सुंदर बनाया गया है। पैसा पहले भी आता था, लेकिन वो पैसा कहाँ जाता था, दिखता नहीं था। तो ये सारी चीजें नागालैंड के लोगों को लग रहा है कि उनकी जिंदगी सुविधा के मामले में बेहतर हुई। बिल्कुल, आप जिन चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं, जिन दिक्कतों का, उन दिक्कतों को मैं जब वहाँ पर 2008 में गया था तो मैंने उस चीज़ को बिल्कुल महसूस किया था। दीपक दीवान सर, एक बात का और जो जिक्र रवि सर कर रहे थे, और वो बड़ा महत्वपूर्ण है कि मोदी सरकार आने के बाद से नागालैंड को लेकर गृह मंत्रालय के साथ हमने देखे कई समझौते हुए। एक तो समझौता हुआ शांति के लिए नागालैंड में, दूसरा जो विकास का जिक्र वो कर रहे थे कि विकास जिस तरह से वहाँ पर हुआ है, इन शांति की पहल का और विकास के पहल का क्या कुछ असर पड़ सकता है इस बार के लोकसभा चुनाव? बिल्कुल, ये तो हमेशा ही रहा है कि लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, और डेवलपमेंट जब देखते हैं तो उसके लिए श्रेय देते भी हैं उस सरकार को, अपने चुने हुए अनुयायियों को, क्योंकि देखिए दे आर द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। अब एक बार आप डेवलपमेंट कर रहे हैं तो लोग आपको क्यों मना क्यों करेंगे? आप चाहेंगे कि आप ही सरकार में रहें और से और ज्यादा राज्य को डेवलप करें। तो ये एक रीजन है। और ये जहाँ तक इसकी बात है, रोड हैव रियली इम्प्रूव्ड, कनेक्टिविटी हैज इम्प्रूव्ड। एयर कनेक्टिविटी आज की डेट में आप हफ्ते में 3 दिन या 4 दिन दिल्ली से सीधा, आपको पहले यहाँ से कलकत्ता जाना होता था, या गुवाहाटी से जाओ, गुवाहाटी से बाय रोड जाओ या ट्रेन लो। आज की तारीख में आप most of the states in the northeast you can reach same day within 2-3 hours non-stop flights। ये सब चीजें जो हैं लोगों को दिखती हैं। बिल्कुल, और इसका असर होगा। एक चीज और बताना चाहूँगा कि पहली महिला जो एमपी बनी थी नागालैंड में, वो इंदिरा गांधी के टाइम बनी थी। उनका नाम था रानो शायदा। उसके बाद अब पिछले 4-5 सालों में हम देख रहे हैं कि लेडीज भी आगे उभर के आ रही हैं और लोग अपोज नहीं कर रहे। एक टाइम था कि ये जैसे रविशंकर जी बता रहे थे, जो उनकी लोकल सिविक पोल्स होती हैं, उसके लिए जब सरकार ने अनाउंस किया 33% रिजर्वेशन, तो जो वहाँ के मेल पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने उसको अपोज किया था। आज वो स्थिति नहीं है, अब बदल गई है। अब देखिए राज्यसभा में पहली बार राज्यसभा एमपी हैं जो महिला हैं। बिल्कुल, मैं लौट करके आता हूं आप दोनों के पास, और क्योंकि विधानसभा और के चुनाव का जिक्र हो रहा था तो जरा विधानसभा चुनाव के आंकड़े दिखा देते हैं, उसके बाद फिर आप दोनों के पास लौटता हूं। तो नागालैंड के विधानसभा की बात की जाए तो 60 सीटें हैं, सामान्य के लिए 1 और आरक्षित हैं अनुसूचित जनजाति के लिए 59 सीटें, यानी सिर्फ 1 सीट सामान्य की हैं और बाकी सभी की सभी 59 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। 2023 में चुनाव हुए थे वहां पर, उसके नतीजे पर नजर डाल लीजिए। 25 एनडीपीपी, 12 भारतीय जनता पार्टी, महत्वपूर्ण है ये संख्या, एनसीपी 7, एनपीपी 5, एनपीएफ 2 और अन्य 9, यानी एनसीपी जो 7 है वो भी देखिए कितनी महत्वपूर्ण है, जिसका जिक्र हम लोग कर रहे थे। एनडीपीपी और बीजेपी के बीच प्री पोल अलायंस था और वो दोनों अभी सरकार में हैं, और एनपीपी भी इसमें शामिल है, यानी ये दोनों प्रमुख क्षेत्रीय दल है ना, एनडीपीपी और एनपीपी, वो साथ में हैं सरकार में, और भारतीय जनता पार्टी भी उनके साथ है। वोट प्रतिशत देख लीजिए, एनडीपीपी 32.24, बीजेपी 18.81, चुनाव उन्होंने गठबंधन करके लड़ा था, एनसीपी 9.56, एनपीएफ 7.09 और अन्य 5.76। ये एनपीईपी है दरअसल, हाँ 5.76। तो ये वोट प्रतिशत रहा था। तो आपको लग रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी को करीब करीब 19% वोट, तो वही जिसकी हम बात कर रहे थे कि वो 20 सीटों पर चुनाव लड़ी थी वहाँ के क्षेत्रीय दल के साथ समझौता करके। लौटते हैं अपने दोनों मेहमानों के पास। रविशंकर, रवि सर, जैसा कि अभी हम डेटा दिखा रहे थे,
तो विधानसभा चुनाव में ऐसा लगता है, पिछले 2 बार की बात कर लेते हैं, इसके पहले भी जो पहली सरकार बनी बीजेपी वहाँ शामिल हुई और उसके बाद अभी फिर से वही चीज़ हुई, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से कहीं ना कहीं जो राज्य की राजनीति है, विधानसभा चुनाव फिर वहाँ पर राज्य सरकार का निर्माण, उसमें अपनी अच्छी खासी पैठ बना ली है गठबंधन के जरिए। जी बिल्कुल, इसमें 2 राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रवेश किया है वहां पर, वो क्षेत्रीय दलों की मदद से ही किया है। लेकिन चूंकि ये कैडर बेस्ड पार्टी है, इन्होंने धीरे धीरे अपने संगठन के जनाधार को बढ़ाया, अपने कार्यक्रम को प्रस्तुत किया, अपनी स्थिति को समझाया और वो क्षेत्रीय दल के साथ मिलकर काम भी कर रहे हैं और क्षेत्रीय दल इनके साथ काम करने में सहज भी है। क्योंकि उन्हें ये लगता है कि देखिए, जब नागालैंड में कि अगर वहां पर विकास चाहिए, अगर उसको मेन स्ट्रीम में जोड़ना है, तो कहीं ना कहीं उनको केंद्र सरकार या किसी राष्ट्रीय दल के साथ मिलकर काम करना हो। असम में ही देखिए, असम गण परिषद और यूपीपीएल मिलकर किस तरह से भाजपा के साथ मिलकर सरकार चल रहे हैं, सीटों का समझौता भी हो गया, कोई झगड़ा भी नहीं हुआ, कोई शिकायत भी हुई तो अंदर ही अंदर रही। तो उस तरह से नागालैंड के लोग भी इन चीजों को समझते हैं और उसमें ज्यादा जिम्मेदारी जो नागालैंड के जो वो नेता है, भाजपा के जो नागा नेता है, जो नागालैंड के नेता है, वो उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है उस पर, वो उन्होंने ज्यादा मेहनत किया है उस पर काम करने का। और कहीं ना कहीं जो उनका जो अपना जो बिलीफ था, जो ट्रेडिशनल बिलीफ था, उस पर भी काम वहां पर हो रहा है कि उनकी जो अपनी पुरानी परंपरा है, पुराने जो रिचुअल्स है, उसको कैसे फिर से पुनर्जीवित किया जाए। कई मुद्दों पर काम हो रहा है, सिर्फ विकास की ही बात नहीं हो रही है। ठीक है। और फिर वो नागालैंड के साथ सबसे बड़ी जो दिक्कत रही है, वो लंबे समय तक उससे उग्रवाद के दंश से जुलसता रहा। बिल्कुल, और वो हमने दौर देखा है। लग रहा है कि नागा राजनीतिक समस्या का राजनीतिक समाधान हो जाएगा और वहाँ के लोग शांति के साथ जीना चाहे। बिल्कुल, उस हिसाब से देखें तो कितनी बेहतर स्थिति हुई है दीपक दीवान सर। वो दौर भी हमने देखा है कि जब चुनाव नहीं हुए थे और बहुत सारे के सारे जो हैं वो निर्विरोध चुन लिए गए थे क्योंकि चुनाव हुए ही नहीं थे वहाँ पर। अब वहाँ पर बाकायदा चुनाव होते हैं, लोकतंत्र की पूरी प्रक्रिया होती है और ये अपने आप में एक सुखद बदलाव, एक सुखद परिवर्तन है नागालैंड के लिए। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, ये परहैप्स जो पूरे देश में आपके जो लोग देख रहे हैं, जिन लोगों को, जो लोग ये समझते हैं कि बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है, हिंदू नेशन पार्टी है, ऐसा बोलते हैं, आप नागालैंड में देखिए, नागालैंड में जो इनके कैंडिडेट हैं वो सब नागा हैं, क्रिश्चियन हैं। ये एक बड़ी बात है। जो चीजें फैलाई जाती हैं, ऐसा नहीं है। जो मेघालय में इनके सहयोगी दल हैं वो भी क्रिश्चियन हैं, नागालैंड में तो क्रिश्चियन हैं ही, बीजेपी के भी कैंडिडेट सारे। तो ये बिल्कुल साफ साफ दिखाता है कि ऐसी कोई बात ही नहीं है हिंदू पार्टी या हिंदू नेशन, ये सब जो विचारधारा की बात लोग करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बड़ी बात है और निश्चित तौर पर नागालैंड का उदाहरण दिया जाता है, गोवा का पहले उदाहरण दिया जाता था, अब नागालैंड का उदाहरण दिया जाता है और भी कई पूर्वोत्तर राज्यों का उदाहरण दिया जाता है जहां भारतीय जनता पार्टी ने यह साबित कर दिखाया है कि ये जो ब्रांडिंग होती थी वो उसको कहीं ना कहीं उस चीज़ को तोड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, दीपक दीवान सर और साथ में रविशंकर रवि सर जुड़ने के लिए और इस चर्चा में, महत्वपूर्ण चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो आज हमने बात की राजनीति में पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड के चुनावी समीकरण की। कल फिर किसी और राज्य की चुनावी समीकरण पर इसी कार्यक्रम में बात करेंगे। फिलहाल दीजिए पूरी टीम को अनुमति। नमस्कार।